नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। बैनिंग सम्राट केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी के बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुलामी से पहले हमारे भारत ने हजारों वर्ष की समृद्धि देखी है। एक समय में ग्लोबल जीडीपी में बड़ा हिस्सा भारत का हुआ करता था। उस समय हमारी समुद्री क्षमता हमें दूसरे देशों से अलग बनाती थी। केरल का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। साथियों, गुलामी से पहले हमारे भारत ने हजारों वर्ष की समृद्धि देखी है। एक समय में ग्लोबल जीडीपी में मेजर शेयर भारत का हुआ करता था। उस दौर में हमें जो चीज दूसरे देशों से अलग बनाती थी वो थी हमारी मैरीटाइम कैपेसिटी, हमारी पोर्ट सिटीज की इकोनॉमिक एक्टिविटी। केरला का इसमें बड़ा योगदान था। सुहृത്തുക്കളെ, इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीस की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी। यहां दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ सकेंगे। अभी तक भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट भारत के बाहर के पोर्ट पर होता था। इससे देश को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होता आया है। ये परिस्थिति अब बदलने जा रही है। अब देश का पैसा देश के काम आएगा। जो पैसा बाहर जाता था वो केरला और विझिंजम के लोगों के लिए नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। സുഹൃത്തുക്കളെ, चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा कि मैंने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों के गांवों का दौरा किया है जो एलओसी से सटे हैं। पाकिस्तान लगातार भारतीय क्षेत्र में गोलीबारी करके संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान राजौरी, पुंछ, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी, अखनूर और कुपवाड़ा के इलाकों में भारतीय सीमा की ओर गोलीबारी लगातार कर रहा है। भारतीय सेना ने इस संघर्ष विराम का कड़ा मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग सेना और पुलिस के साथ मिलकर पाकिस्तान की हर साजिश और नापाक इरादे को नाकाम कर देंगे। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती क्षेत्रों के गांव का मैंने दौरा किया है। बॉर्डर के साथ सटे हुए जो एलओसी के ऊपर गांव हैं वहां मैंने लोगों से मुलाकात की है। लगातार पाकिस्तान की ओर से भारतीय क्षेत्र में सीज फायर का उल्लंघन करके गोलाबारी की जा रही है। राजौरी, पुंछ, मेंढर, कुपवाड़ा, नौशेरा, सुंदरबनी के क्षेत्रों में, अखनूर के क्षेत्रों में भी पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा की ओर गोलीबारी हो रही है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान ने जो सीज फायर किया है जम्मू कश्मीर में एलओसी के नजदीक और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, भारतीय सेना ने उसका जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब दिया है। सीमा के सटे गांव में लोग पूरे तरीके से डटे हुए हैं। पाकिस्तान की नाफरमानियों और पाकिस्तान ने जो गुस्ताखी की है, बॉर्डर के लोग, एलओसी के गांव के लोग उससे बहुत गुस्से में हैं और
पाकिस्तान की हर साजिश और नापाक इरादों को जम्मू कश्मीर की जनता, सेना और पुलिस के साथ मिलकर हम पाकिस्तान के हर साजिश और षड्यंत्र को विफल करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने पर कहा कि उनके कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन प्रभाव और दबाव की पीएम मोदी को जरूरत नहीं है, उनकी दबाव की कोई जरूरत नहीं है प्रधानमंत्री को। वे जितना राजनीति में सोचते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना राजनीति में सोचते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कहा जाए कि उससे भी बहुत आगे सोचते हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन जितना सोचती है उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा, बहुत आगे की सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखते हैं और योजना बनाते हैं। और उनके दबाव, उनके प्रभाव की माननीय नरेंद्र मोदी जी को जरूरत नहीं है। अभी राजनीति में जितना सोचते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उससे 1 लाख किलोमीटर आगे से वो सारी योजना कर रहे हैं। और जो जिस प्रकार से जाति जनगणना का कल फैसला हुआ है उसका स्वागत है, अभिनंदन है। ये श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी एंड कंपनी चारों का निश्चित हो गई। इनको समझ में आ गया है कि सबकी भलाई के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कर सकती है। तो ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? नीट की परीक्षाओं में आरक्षण किसने दिया? केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल हो या नवोदय विद्यालय हो, वहाँ ओबीसी को आरक्षण किसने दिया? ये कांग्रेस वाले केवल गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, सपा वाले झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की सब ऑटोमेटिक मशीन है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। हम सदा कहते थे कि हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। सही समय पर सही निर्णय लिया गया है, इसका पूरा देश स्वागत कर रहा है। विशेष तौर से देश का लगभग 55 से 60% जो ओबीसी वर्ग है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जो शिक्षित नहीं था, जो रोजगार के बाहर था, जो नौकरी में नहीं था, जो विकास की मुख्य धारा से दूर था। इस सर्वे से, इस जातिगत जनगणना से हर समाज को अवसर मिलेगा, अधिकार मिलेगा और सामाजिक असमानता दूर होगी। यही हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने पर कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहा है। यह निर्णय अगर कोई ले सकता है तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा यह एक ऐतिहासिक कदम है। पूरा देश उनको धन्यवाद दे रहा है। समस्त भारतीय जनता पार्टी, मैं गोरखपुर सांसद, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की ओर से जो खुशी की लहर है, अनुसूचित समाज हो, पिछड़ा वर्ग हो, दलित समाज हो, वो सारा समाज जो अपने आप को एक सम्मान के रूप में देखना चाह रहा था और उनके पास उम्मीद एक ही थी, उम्मीद की किरण, वो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। और उनको पता था ये निर्णय अगर कोई ले सकता है वो प्रधानमंत्री मोदी जी, और उन्होंने लिया। देश उनको आभार हर वक्त करता रहा है और करता रहेगा। ऐतिहासिक कदम, मैं जितना धन्यवाद दूं मोदी जी को उतना कम। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने पर कहा कि राहुल गांधी की अगुवाई में पिछले कई सालों से देश में लगातार यह मांग उठ रही है कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का नारा है जितनी आबादी उतने हक, और इसी नारे को लेकर प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि इसी नारे को लेकर प्रधानमंत्री बौखला गए। देखिए, ये सेफ और सेफ विपक्ष और खासकर राहुल गांधी जी की अगुवाई में पिछले कई सालों से लगातार ये मांग उठते जा रहे हैं कि देश में जाति जनगणना होना चाहिए। राहुल जी की नारा तो बिल्कुल साफ है। ये राहुल जी की अगुवाई में पिछले लोकसभा चुनाव में भी आप लोग देखे हैं, जाति जनगणना और संविधान को लेकर राहुल गांधी जी सारा देश में ये प्रचार किए थे और इसके बदौलत आम लोगों की पता चली कि संविधान क्या है, जाति जनगणना के मतलब क्या होते हैं। ये जितना आबादी उतना हक, राहुल गांधी जी के ये नारा, और इस नारा के चलते मोदी जी बौखलाहट में आ गए हैं। नहीं तो इस मोदी और बीजेपी पार्टी पिछले सालों भर, कई सालों से, कई दशकों से जब जाति जनगणना के विरोध करते आए हैं तो आज उनको सर झुकाने पड़ी, क्योंकि राहुल गांधी जी और विपक्ष की इस जो
नारा लगाए थे, इसमें बीजेपी पार्टी केंद्र की सरकार बौखलाते हुए ये डर की मारे ये चालू कर देते। लेकिन ये आधा अधूरी बात में हम लोग संतुष्ट नहीं है। इसके साथ साथ रिजर्वेशन की क्या कसौटी होगी, रिजर्वेशन की मात्रा क्या होगी, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी रिजर्वेशन की मुद्दा जो राहुल गांधी जी उठाई उसका क्या नतीजा निकलेगा। और हमारे जो बजट में हम साफ प्लान करना चाहते हैं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, ये साफ प्लान जो अलग से बजट की एक हिस्सा इन लोगों को देना पड़ेगा। ये सारे बहुत सारे मुद्दे बाकी है अभी, तो ये आधा अधूरी बातों में हम लोग संतुष्ट नहीं है। फिर भी मान तो लिए हैं हमारी वक्तव्य, हमारी मांग को ये मान रहे हैं, ये सबसे बड़ा जीत है। मैं कहूंगा कि पिछड़े वर्ग लोगों की ये बड़ा जीत हासिल हो चुकी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हरियाणा ने अपना पानी का कोटा इस्तेमाल कर लिया है। यह 21 मई से तक चलता है। उन्होंने मार्च तक ही अपना पानी इस्तेमाल कर लिया है और अब वे हरियाणा को लेकर उन्होंने कहा कि अब वे अतिरिक्त पानी मांग रहे हैं जो हमारे पास नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा धान का सीजन आ गया है, हमने अपनी नहर प्रणाली को ठीक कर लिया है, अब पंजाब अपने पानी का इस्तेमाल कर रहा है। तो वे कह रहे हैं कि पहले तो पानी मिल जाता था, पहले जो थे वे महलों वाले थे, उन्हें पानी की कीमत नहीं पता थी। हम खेतों से आए हैं, हम पानी की एक एक बूंद की कीमत जानते हैं। ने अपने कोटे का जो पानी है वो इस्तेमाल कर लिया। ये 21 मई टू 21 मई होता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च टू 31 मार्च होता है, ये 21 मई टू 21 मई होता है। उन्होंने मार्च में अपना जो निर्धारित कोटा था वो इस्तेमाल कर लिया। अब वो फालतू पानी मांग रहे हैं, पंजाब के पास है नहीं। हमने अपना कनाल सिस्टम ठीक कर लिया, हमारा भी धान का सीजन आ गया, हमारी भी पानी की डिमांड आ गई, हमारा ग्राउंड लेवल 600 फुट पे चला गया, हमने वो भी बचाना है, तो इसीलिए हमने कनाल सिस्टम ठीक कर लिया। अब पंजाब अपना पानी खुद इस्तेमाल करने लगा। वो कह रहे पहले तो हमें मिल जाता था, पहले वो महलों वाले थे, पहले वो बड़े बड़े खेतों वाले थे जिनके खेतों में जाके नहरें खत्म हो जाती हैं, वो उनको पानी की कीमत का पता ही नहीं था। हम घरों से आए हैं, हम खेतों से निकल के आए, हमें पानी की एक एक बूंद की कीमत पता है। पर आगे की स्थिति कैसे देखते हैं? जैसे क्या स्थिति बीबीएमबी ऐसे पंजाब को मैनेज करके कैसे डिक्टेट कर सकती है पंजाब को, पंजाब के पानी को? ये कौन सा रूल है? 60% उसमें बीबीएमबी में पंजाब है और पंजाब फाइनल करता है फैसला। पहले वो अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, पंजाब फिर उसके बाद फैसला देता है। इन्होंने क्या किया, पंजाब को निकाल दिया, अपनी इच्छा से पानी ले लो। ऐसे कैसे पानी ले लेंगे हमसे? स्टेट सब इकट्ठी हो गई है, तीसरा सेंटर के साथ नहीं, दोनों सरकारें इकट्ठी हुई है। सीएम साहब तुसी क्या केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने पर कहा कि जाति जनगणना कराने के लिए विभिन्न दलों के बीच लंबे समय से चर्चा चल रही थी। 1 साल पहले हमने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उस समय उन्होंने कहा था कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन राज्य चाहे तो इसे करा सकता है। फिर नीतीश कुमार और कुछ राज्यों ने जाति आधारित गणना कराई। अब भारत सरकार ने जाति जनगणना कराने का जो फैसला किया है वो बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा है कि इससे हर वर्ग के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। जो लोग आज कहते हैं कि 30 साल से हमारी ये मांग थी, तो 30 साल पहले हमारा हमारा शासन था, 2014 से पहले किसका शासन था? उन्होंने कहा अगर वे चाहते तो क्या जाति जनगणना नहीं करा सकते थे? वे कुछ नहीं करते, सिर्फ चिल्लाते हैं। देखिए, जातीय जनगणना कराने के लिए विभिन्न तबकों से, विभिन्न पार्टियों के द्वारा आज नहीं बहुत पहले बात हो रही थी। 1 साल पहले याद होगा आप लोगों को कि हम लोग सर्वदलीय बैठक करके बिहार से नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग प्रधानमंत्री से जाकर के चर्चा किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन राज्य चाहे तो जनगणना करा सकती है। तो उसी में नीतीश कुमार आए, अपना जनगणना करवाया और कई एक राज्य ने करवाया। लेकिन कल के कैबिनेट में इस प्रकार की बात आई है और ये समझ करके कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जनगणना के अभाव में जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी, संविधान का जो मूल तत्व है उसके अनुसार उनको हिस्सेदारी प्राप्त नहीं हो रही है। इसलिए भारत सरकार ने नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया
ये जनगणना कराया जाना है। बहुत सराहनीय काम है और इससे ऐसा होगा कि हर तबके के लोगों को, चाहे नौकरी हो, चाहे विकास का काम हो, चाहे और राजनीतिक भागीदारी हो, सब में उनको प्रॉपर प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। हम समझते हैं कि ये सामाजिक न्याय का तगाजा था जो आज सबको खाली चिल्ला रहे थे, आज दूसरे लोग कहते हैं उनका भी तो राज था। आज कहते हैं कि 30 वर्ष से हमारी मांग थी, तो 30 वर्ष पहले नरेंद्र मोदी जी थे, किसका राज था उस समय? 2014 के पहले किसका था? वो राष्ट्रपति थे वहाँ रसा में, और वहाँ पर जाकर के दस्तखत करा लिया गया और राष्ट्रपति शासन निभो कराया गया। इतना ताकत रखने वाले लोग थे, भारत सरकार में थे। ये लोग चाहते तो जातीय जनगणना नहीं करा सकते थे, लेकिन ये लोग तो कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ चिल्लाते हैं। और आज नरेंद्र मोदी जी ने समय की नाजुकता को समझते हुए कल उसको निर्णय लिया। ये बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा कदम है। इससे सामाजिक न्याय के कदम में हम लोग बढ़े। उन्होंने अपना क्रेडिट ले रहा कि हमने कहा था, यही तो कर रहे हैं। 14 के पहले राहुल गांधी नहीं थे। चाहे राहुल गांधी हो या तेजस्वी जी हो या और कोई विरोधी पार्टी, सबके बारे में तो मैंने कहा, नाम तो आप लोग बेकार बुलवा रहे हैं आप लोग अपना ये करने के लिए। हम कहा कि सभी लोग 2014 के पहले। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली सरकार की देवी दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर योजना के उद्घाटन पर कहा कि दिल्ली विकास के पथ पर अग्रसर है। आज 400 ई बसों की सौगात दिल्ली वासियों को रेखा गुप्ता ने दी है। यह सुनिश्चित करेगा कि दिल्ली की सड़कों पर गति होगी, लेकिन आकाश में धुआं नहीं होगा। सफर में सुगमता होगी, रफ्तार होगी और पर्यावरण के प्रति भी प्रतिबद्धता होगी। की बहुत खस्ता हालत है। ये मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, मंत्री भाई पंकज सिंह जी का, कि देवतुल्य मतदाता ने जैसे ही यहां पर दिल्ली में डबल इंजन की भाजपा की सरकार सुनिश्चित करी है। आप देख रहे हैं दिल्ली प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज 400 बसेस जो एसी हैं, जो लो फ्लोर हैं, जो इलेक्ट्रिकल बसेस हैं, ऐसी 400 बसेस की सौगात दिल्ली वासियों को माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने दी है। इसके लिए उनका बहुत आभार और बहुत अभिनंदन। ये सुनिश्चित करेगा कि दिल्ली की सड़कों पर गति होगी, लेकिन आकाश में धुआं नहीं होगा। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। इसमें आप देखेंगे तो बसेस में 6 सीट्स पिंक सीट्स हैं जो केवल और केवल मातृशक्ति के लिए रिजर्व करी गई है। अब आप देखेंगे सफर में सुगमता होगी, रफ्तार होगी और पर्यावरण का भी उसके प्रति भी प्रतिबद्धता होगी। मुंबई में आयोजित वेब्स 2025 में फिल्म जगत के कलाकारों ने शिखर सम्मेलन को ऐतिहासिक और एक बेहतरीन पहल बताया है। सभी ने कहा कि भविष्य में यह मनोरंजनकर्ताओं, लेखकों और कला से जुड़े लोगों को एक साथ लाने में मदद करेगा। Waves, I'm very happy to be here, and it's a great initiative by the Government of India for the film and media industry. Yeah. So it's very happy about it. So you have visited Web Summit. What is your thought on it? I would like It's a grand global किया इवेंट का, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से बूस्ट करेगा ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? I'm sure this is one of his priorities right now. I can see it. I can see the movement. I can see the interest of the people. I can see the eyeballs. I think it's a great, huge step towards launching India as a soft power other than Bollywood in the whole world. And I wish everybody all the best. Thank you, sir. किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहिए? ये समिट जो है, मैंने कल भी बोला था, ये हिस्टोरिकल होने वाली है। बिकॉज जैसे डावोस में इकोनॉमिक फोरम के लिए है, ये आने वाले सालों में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। ये सब लोगों को इकट्ठा करेगी, दुनिया भर के एंटरटेनर्स को, राइटर्स को, आर्ट्स के लोगों को इकट्ठा करेगी। ये बहुत कमाल का इनिशिएटिव है। प्रधानमंत्री ने खुद इसको इनिशिएट किया है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में हुई बारिश पर कहा कि दिल्ली में 4 इंजन की सरकार होने के बाद भी बहानेबाजी नहीं चलेगी। 1 महीने पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि साल 2025 में दिल्ली में पानी नहीं भरेगा, लेकिन आज एक सामान्य बारिश में उन्होंने कल की बारिश की बात की है जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ है।
उन्होंने कहा कि आज एक सामान्य बारिश में ही जगह जगह पर पानी भरा और 4 लोगों की मृत्यु भी हो गई। ये बहुत बड़े दुख की बात है, एक माँ और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे नजफगढ़ में इस बरसात में मारे गए। एक और जगह से भी खबर आ रही है, वहाँ पे भी 4 लोग जो है मकान में दब गए हैं। आप सोचिए, दिल्ली में आज 4 इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार इनकी, एलजी इनके, दिल्ली सरकार इनकी और एमसीडी भी भारतीय जनता पार्टी। 4 इंजन की सरकार के बाद अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। अब आप ये नहीं कह सकते फला चीज़ केजरीवाल के पास है, फला चीज़ केजरीवाल ने रोक दी, अब सब कुछ आपके पास है। और 1 महीने पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा टीवी चैनल पर कि 2025 में पानी नहीं भरेगा, और आप देखिए एक सामान्य बारिश हुई है, जगह जगह पानी भरा, 4 लोगों की मृत्यु हो गई, 4 लोग कहीं दबे हुए हैं, जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं। आज ट्रैफिक हर जगह जैम है, यहाँ से 30 किलोमीटर जाना है तो 2-2 घंटे लग रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बहानेबाजी करती है। आज उनके पास कोई बहाना नहीं बचा, तो आज उनकी पोल पूरी दिल्ली की हालत खुल गई। मेरे साथ इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। नमस्कार।